नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों दो स्टॉक्स की बात करेंगे। एक है भारती एयरटेल और दूसरा है डिलीवरी। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स को मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है। कहाँ दी थी, कैसे दी थी, वो आपको बताऊंगा। रिजल्ट डिस्कस करूंगा, क्या करना चाहिए आगे वो भी डिस्कस करूंगा, कुछ लेवल्स भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा। दोनों स्टॉक्स पे मेरी नज़र पहले से भी है और आगे रहेगी या नहीं ये आप जान जाओगे। वीडियो लाइक कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक जब 500 के नीचे था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमको पैसे डालने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ये स्टॉक आगे बढ़ गया तो मैंने आपको कई बार यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताई है, लेकिन जनरली मैं इन्वेस्टिंग के लिए इस स्टॉक में नहीं बोला। ठीक है, लोअर लेवल्स पे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, लेकिन जब स्टॉक कुछ चल जाता है ना तो जो भी रीजनल माइंडसेट लगाता है मार्केट में उसको लगता नहीं कि हाँ हम इसको क्यों खरीदें। मतलब आप समझ पा रहे होगे। अब जब तक ये स्टॉक 800 पार करके नहीं जाकर के ट्रेड करने लगता तब तक इसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखाई देती कि हम बहुत बड़ा ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ लें और हम धूम धड़ाका करेंगे। ठीक है, हाँ स्विंग वगैरह पकड़ सकते हैं 2-4-5% के लिए, और वो आपको मैं सलाह भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर रिकमेंडेशन थी वो लोअर लेवल्स पे थी। क्या वो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं। 5G भी हमारे सामने लगभग खड़ा है और उसके बारे में भी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है। चाहे जियो की बात करें चाहे एयरटेल की बात करें, यही दो स्टॉक्स हैं जो आपको भी शायद पसंद होंगे। अब जियो खरीदने के लिए आपको पूरा पूरा रिलायंस खरीदना पड़ता है, इसीलिए हो सकता है कि आपको वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट भारतीय एयरटेल में आ रहा हो, और क्यों आना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गई भारतीय एयरटेल की बात। डिलीवरी, यहाँ पर मैंने IPO के समय आपको पैसा लगाने के लिए बोला था। हाँ, एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, जो IPO आया था 450 के ऊपर था, और जहाँ तक मुझे याद है एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 500 के नीचे था, इतना मुझे फिक्स पता है। अब 500 से ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, 500 के नीचे आया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 500 से अभी 650 पे खड़ा है, लगभग 150 रुपये ऊपर। अब अगर हम 500 से कैलकुलेट करें, लगभग 30% ऊपर ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है, अब जब आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक सलाह दी थी, आई होप आपने वो सलाह फॉलो की हो। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात होगी, अगर आपने लिस्टिंग गेन वाली सलाह मानी होगी। अगर आपने फ्रेश खरीदारी की है उसके बाद, या इसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आपको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए, रिजल्ट भी आप देखेंगे वहाँ पर बात समझेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो 3 से 5% से ज़्यादा यहाँ पर आपका पैसा किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। 3 से 5% पैसा, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो कम से कम 20 से 22 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कम से कम बोल रहा हूँ। कुछ लोग आपको ज्ञान दे देंगे कि 10 स्टॉक रखो, बस 5 स्टॉक रखो या 15 स्टॉक रखो। उनको बोलो भाई आप एक्सपर्ट हो, आप रखो। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, जिनमें से 25 तो बिल्कुल चलने का नाम नहीं लेते हैं, उसके बाद भी उस इंडेक्स को बीट कर पाने में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। और आप बता रहे हो 15 स्टॉक रख करके हम राजा बनेंगे, वो बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ दोस्त, कि आप यहाँ पर रह करके गलती कम करोगे। थोड़ा सा आपको अपना रिस्क मिटिगेट करने के बारे में सोचना चाहिए। कभी एक स्टॉक के साथ अगर गड़बड़ी हो गई तो आप कैसे उसको झेलोगे, इसकी तैयारी हर वक्त आपके लिए होनी चाहिए। ठीक है, बात इन्वेस्टिंग की मैं कर रहा हूँ। अभी डिलीवरी की बात करते हैं। 30% ऊपर क्या रिकमेंडेशन आपको दूंगा या नहीं वो आपको बता रहा हूँ मैं। पोर्टफोलियो का जो साइज़ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। स्मॉल कैप स्टॉक है उसके हिसाब से ध्यान देना है। हाँ, ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं, ठीक है, वो सेगमेंट मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन कंपटीशन कब आकर के कौन ख़राब कर दे ये चीज़ मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबको जो यहाँ पर रिस्क लेना है इन्वेस्टिंग का, वो कम लेना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं वो आप अभी समझ जाओगे। ठीक है, मैंने आपके सामने डिलीवरी का रिजल्ट खोला है, ये डेटा मिलियन में है, तो ध्यान रखिएगा। मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँगा, तो उसी हिसाब से आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हेलो पेन, आर यू देयर? हेलो पेन, आर यू देयर? आ गई हमारी पेन। ठीक है, रेवेन्यू देखिए 1745 करोड़, 1317 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा हुआ था 2071, जस्ट पिछले क्वार्टर की बात है, यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ है। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर देखने वाली है कि जो खर्चे हैं 2205 करोड़ हो गए, यहाँ पर भी 2250 करोड़ थे। ठीक है, खर्चे उसी हिसाब से रह गए हैं और रेवेन्यू कम हो गया है। इसका मतलब रिजल्ट बैड है, मतलब कि खर्चा हमारा वही का वही है, रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू कम हो गया, वहाँ पर कंपनी बहुत सारी चीज़ें आकर के हमको बता देगी, लेकिन ये कैसे बढ़ गया ये तो आप बताओ। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा किया, ठीक है, पिछली बार भी हुआ था। क्या चीज़ बढ़ी है? फ्रेट हैंडलिंग एंड सर्विस कॉस्ट, वो भी लगभग सेम टू सेम ही है, वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आई है इसके हिसाब से। लेकिन आपका जो खर्चा बढ़ा है वो यहाँ से बढ़ा है। अदर एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, आपने 196 करोड़ किए हैं।
ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर की बात हो गई, ठीक है। एक मिनट, डेप्रिसिएशन 181 करोड़ 222 करोड़ के मुकाबले, ओके ठीक है। यहाँ पर नेट लॉस आपको देखना होगा 411 करोड़ रुपए, 127 करोड़ रुपए, 129 करोड़ रुपए, नेट लॉस इनका बढ़ गया। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर इनकम कम हुई और जो खर्चे हैं वो वही के वही रह गए, इसलिए जो लॉस है वो बढ़ गया। ऑफकोर्स ये बात है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, यहाँ पर इन्होंने लॉस बढ़ाया है। तो ये कुछ भी बोलें, ये कुछ भी आकर के हमारे सामने बकें, हमें इनके ऊपर कॉन्फिडेंस प्लस नहीं करना है इस रिजल्ट को देख करके। देखिए, मैनेजमेंट हमेशा अपनी कंपनी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बातें बोलेगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट बने रहना पड़ता है उनको, लेकिन हमको एज अ शेयर होल्डर भी कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो कंपनी हमारे सामने रिजल्ट में चीज़ों को ला करके क्यों नहीं दिखा रही है। तो ये जो रिजल्ट है बिल्कुल पेटीएम की तर्ज पे, आप इसको बुरा मत मान लीजिएगा कि ये कुछ बुरा हो गया। देखिए, कंपनी को काम करना पड़ता है। कुछ लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी कैसे काम करती है। भाई, ये सैलरी वगैरह देने के बाद होता है, तो ठीक है, ऐसे मत सोचो कि लोगों को वहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। सैलरी देने के बाद ये लॉसेस कैलकुलेट होते हैं। प्लस आपने बिग बाज़ार का नाम सुना होगा, कितना बड़ा कांड वहाँ पर हो गया। आपको शायद ये कहानी ना पता हो तो पता ज़रूर कीजिएगा कि वो भी इसी तरीके का ही काम करते थे। पूरा का फोकस जो था वो ग्रोथ पे था, डेट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए और अंततः बर्बाद हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी या जो लॉस बना रही है कंपनियाँ वो बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन जो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे कम फोकस लेकर के आएगा, उसके साथ बहुत अच्छा सिनारियो नहीं बनने वाला है भविष्य में। आई होप आप समझ रहे होगे। तो ये रिजल्ट मुझे पसंद नहीं आया। मतलब कम से कम होता है ना कि एक चीज़ अगर घटी है तो दूसरी चीज़ भी, खर्चे भी घटने चाहिए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब दोनों चीज़ें नेगेटिव है हमारे लिए। रेवेन्यू का कम होना बुरी बात है और खर्चा उतना ही रह जाना ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात है, समझ गए। तो जो लॉस पर इक्विटी शेयर है वो बढ़ कर के आया 5 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये के मुकाबले, 2.5 रुपये के मुकाबले ये लगभग दुगना है। तो लॉस तो भाई साहब भयंकर तरीके से बढ़ा है। तो इस कंपनी पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं, एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड करने के लिए नहीं बोलूँगा। हाँ, जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 572 रुपये का, 572 क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप कहोगे यार बहुत दूर का आप स्टॉप लॉस बता रहे हो, हम क्या करें। तो यार वही स्टॉप लॉस बन करके आ रहा है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। 600 का साइकोलॉजिकल लेवल है ये भी। अब ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के बाद ट्रेड नहीं किया या रिजल्ट के बाद हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा खतरा कर देगा, लेकिन होता है ना लॉन्ग रन का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। मेरी नज़र थी इसलिए मैंने सोचा आपको भी चीज़ें समझा दूं। इसी की तरह, इसी की तर्ज पे कुछ और कंपनियां ढूंढिए, इसी सेगमेंट में डील करने वाली और कुछ कंपनियां ढूंढिए, हो सकता है वहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा हो। ठीक है, एक कंपनी मैं आपको दे रहा हूँ क्विक हील, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। ये एक अलग सेगमेंट का काम करती है और यहाँ पर भी कुछ कमाल का हो रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट में। आप लोगों में से जिसको भी इंटरेस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस में, वो जाकर के इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर कर सकता है। मेरी रडार पे वो कंपनी अभी है करंट मार्केट सिचुएशन में। ठीक है, डिलीवरी थी और इसने मुझे टू बी ऑनेस्ट निराश किया है। ठीक है, हाँ, इससे पहले के जो रिजल्ट थे वहाँ पर मैं निराश नहीं हुआ था। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे और इसी कारण मैंने आपको ये IPO में लेने के लिए भी बोला था। एक चीज़ आपको दिखाते हैं, LIC का भी रिजल्ट आएगा, दिखाएंगे आपको। लेकिन वहाँ पर कहानी थी ना, डिलीवरी और LIC इन दोनों में एक साथ आया था, इन दोनों में लड़ाई हुई थी, किसको खरीदें किसको अवॉइड करें। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। LIC देख लीजिए कहाँ पर था, 900 वाला 700 के नीचे मिल रहा, 200 रुपये नीचे। ठीक है, यहाँ पर लगभग 30% की गिरावट है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30% की गिरावट है। 30 नहीं 25 तो है, 25 नहीं 20 तो है, लेकिन यहाँ 30% की ग्रोथ है। 30 नहीं 25 तो है, 25 नहीं 20 तो है। दोनों में अंतर सोच लीजिए, मिनिमम 40% का अंतर है। एक 20% ऊपर, एक 20% नीचे, इतना मानोगे? तो सोच लो, एक अच्छा चुनाव आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। एक स्टॉक जिसने आपके सिलेक्शन के बाद आपको 10% का रिटर्न दिया, और अगर आप गलत सिलेक्शन करते, आप 10% के माइनस में होते, तो क्या दोनों जगह आपने मतलब ऐसा किया कि बराबर बराबर की चीज़ है? नहीं। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सेलेक्ट की, अगर आप किसी ने बुरी चीज़ सेलेक्ट की, तो वो आपसे सिर्फ 10 कदम पीछे नहीं, वो आपसे 20 कदम पीछे है। आपको इस एंगल से सोचना पड़ेगा। इसीलिए कम कमाओ, गम मत कमाओ। समझ गए? कम कमाओ, गम मत कमाओ, धीरे धीरे सही आगे बढ़ते चलो। बहुत ज़्यादा उछल कूद हमको नहीं मचानी चाहिए। ठीक है, बाकी डिलीवरी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग के लिए यार यहाँ पर वैसे भी अपॉर्चुनिटी कम है, स्मॉल कैप स्टॉक है, लिक्विडिटी भी उतनी खास है नहीं, तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। आगे आप रिजल्ट पे फोकस कर सकते हो। मैंने आपके सामने एयरटेल का रिजल्ट खोला है, ये ज़रूरी है देखना
क्योंकि यहाँ से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें थी और अभी उम्मीदें थी भी, आगे हैं भी, और बहुत सारे ब्रोकर्स इनका टारगेट 900 प्लस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इसमें। चलिए इनकम देख लेते हैं। इनकम, ये भी डेटा मिलियन में ही होता है जी, मिलियन में ही है। यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिए 32,804 करोड़, 31,500 करोड़, 26,853 करोड़। यहाँ के मुकाबले ग्रोथ है, यहाँ के मुकाबले ग्रोथ है, ये प्लस साइन होता है। हाँ, ग्रोथ कम है, इसको हम माफ़ कर सकते हैं। और अच्छी होती जैसे कि 350 तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि 35,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 32,996 करोड़, इसको आप 33,000 करोड़ मान सकते हो, 31,518। और यहाँ से तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि 27,000 करोड़ वहाँ से था। तो जो इनकम है वो बढ़ गया। ठीक है, इनकम बढ़ गई। खर्चे को देख लीजिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके देखिए 66,000 करोड़ पे आए, 65 के मुकाबले 57 के मुकाबले। उतनी ज़्यादा यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से तो बढ़ी होगी लेकिन यहाँ से उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी। ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है। एक्सेस चार्जेस, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। लाइसेंस फ़ी, स्पेक्ट्रम चार्जेस, ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉई के ऊपर 1123, 1164 कम खर्च किया, 1034, यहाँ से इम्प्रूवमेंट है लेकिन यहाँ से कम खर्च किया। क्या किया भाई इस क्वार्टर में, क्वार्टर पी लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस 1566, 1532, 1061। ठीक है, यहाँ पर मतलब रिजल्ट में हम ऐसा कुछ नहीं देख लेंगे कि अरे चमत्कार हो गया जैसे डिलीवरी में हमने दिखा रही है तो एकदम सत्यानाश कर दिया। तो एक्सपेंसेस अच्छी बात है कि बढ़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ गए कि हमको लगे कि यार ये तो फालतू का खर्चा बढ़ा रही कंपनी। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओवरऑल इनको प्रॉफिट कितना हुआ वो देख लेते हैं और उसको कंपेयर करेंगे अर्निंग पर शेयर से भी, और कुछ और बातें हम करेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम इनका जो है प्रॉफिट देख लेते हैं। कहाँ पर गया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पर आपको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो बातें आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। जो इनकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो ज़्यादातर माइनस में है, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो हमारे सामने 2468 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है इनका, उसमें से ये सब चीज़ें एडजस्ट होंगी। उसके बाद हमारे सामने क्या बचेगा, यहाँ से आप देख भी सकते हो, इतना इसमें से माइनस किया जाएगा और फिर हमारे सामने जो डेटा बचेगा वो बचेगा 1601 करोड़ का। अगर हम अपनी बात करें, यानी कि हम लोगों की, ओनर्स ऑफ द पेरेंट की बात करें, तो लगभग 1606.9, इसको आप 1607 करोड़ भी मान सकते हो। ये हमारा प्रॉफिट यहाँ के कंपैरिजन में तगड़े से बढ़ा है, क्योंकि 283 करोड़ से 1600, ये होता है लगभग बहुत बहुत मतलब कई गुना में हो गया प्रॉफिट। तो आप इसको ऐसे मत मान लीजिएगा कि धूम धड़ाका हो गया। यहाँ पर सिचुएशन फेवरेबल थी, ठीक है, उसके बाद भी ये कारनामा करके दिखाई दी कंपनी, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉफिट आया था मात्र 941 करोड़ आया था, यहाँ पर 2468 करोड़ आया है। मतलब कभी इधर एडजस्टमेंट हो जाएगा, कभी इधर एडजस्टमेंट हो जाएगा, कंपनी कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन चलिए अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, 2 रुपये 88 पैसे, यहाँ पर 51 पैसे था, एक्सेप्शनल चीज़ हुई थी उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ से अर्निंग पर शेयर कम हुआ है क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, 2007 करोड़ के मुकाबले 1606 करोड़ आया है, 1607 करोड़। तो यहाँ के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हुआ है, जो कि उम्मीद थी कि नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने एनालिस्ट का वो देखा था, पोल देखा था, वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि प्रॉफिट लगभग इसके बराबर आना चाहिए। तो एनालिस्ट के हिसाब से तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं पेश किए हैं। लेकिन क्या मुझे भी ये रिजल्ट बुरा लगा, उसको मैं समझूंगा। 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। कैलकुलेटर आ जाओ, हेलो कैलकुलेटर। चलिए 2 रुपये 88 पैसे, शेयर कितने का है, 704। 2 रुपये 88 पैसे इंटू 4, 2.88 इंटू 4, ये आता है 11 रुपये 52 पैसे। ठीक है, 704 अपॉन 11 रुपये 52 पैसे। मैं फॉरवर्ड अर्निंग ले रहा हूँ। 61 के पी पे खरीदोगे, बोलिए हेलो, 61 के प्राइस मल्टीपल पे खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना। लेकिन आपको पता है कि कंपनी के ऊपर कितना दबाव होता है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है। और डेट ये ऐसा सेगमेंट है, यहाँ पर आप डेट को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी डेट वाली कंपनी में हम काहे को पैसा लगाएं। तो यार डेट है, इसीलिए वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है।
और ऐसा भी नहीं कि डेट फ्री कंपनी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म लॉन्ग रन में करती रहती हैं। आपको हर एक चीज़ में एक समन्वय बिठाना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को डायरेक्टली आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं स्मॉल कैप नहीं लूँगा, मिड कैप नहीं लूँगा, लार्ज कैप नहीं लूँगा, डेट वाली नहीं लूँगा या बिना डेट की ही लूँगा। हर एक चीज़ में अपना एक टेस्ट होता है। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो लीजिए, वरना कुछ दूसरे लोगों का भी टेस्ट आजमाने में कुछ ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अब भारतीय एयरटेल में तकलीफ और अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें तो ये जियो से यहाँ पर एक मतलब होता है कि ना, नेक टू नेक फाइट करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। 183 रुपये पर यूज़र से रेवेन्यू जनरेट करना अच्छी बात है। 5G आने के बाद देखिए, 5G से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 5G का जो स्पेक्ट्रम बिका, वहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल में नहीं थी कि हम बेचेंगे नहीं, हमको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। इसका मतलब सरकार चाहती है कि अफोर्डेबल इंटरनेट जो है वो इंडिया में अवेलेबल रहे। और इसी कारण यहाँ पर ग्रोथ तो हमको बिल्कुल, जब 5G आएगा तो आरपू जो है वो 215 220 बड़े आसानी से जा सकता है। ठीक है। आरपू में आराम से आपको 25-30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिचार्जेस महंगे हो जाएंगे और ये डायरेक्टली फ़ायदा देगा कंपनियों को। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने खर्चा भी किया है तो उसका फ़ायदा इनको मिलना भी चाहिए। लेकिन 5G के नाम पे एक प्रीमियम कंपनियां वसूल सकती हैं और उसमें भारतीय एयरटेल बिल्कुल लीड रोल में रहेगा। जियो भी इनको टक्कर दे रहा है। ऑफकोर्स बात है, जियो के पास एक बड़ा बैकअप प्लान है, बड़ी चीज़ है, और भारतीय एयरटेल ऐसा नहीं है कि उनके सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन वही है ना कि एक जुनून है जियो का देश में। एयरटेल के पास उतनी साफ़ सुथरी छवि नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में रहने की जितनी जियो के पास है। जो लोग 10-12 साल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, खासकर मोबाइल इंटरनेट, उनको ये बात रिलेट की गई होगी, मतलब वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है जो अगर आप 2-4 साल से इंटरनेट चला रहे हो तो शायद मेरी बात से रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिन्होंने 249 रुपये में 1 GB मोबाइल में रिचार्ज करवाया हुआ है। ठीक है। और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। क्यों लगता है क्या मैं बूढ़ा वगैरह हूँ? बताइएगा। खैर, ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस। तो करें क्या? इतना हमने एनालाइज किया, एनालिसिस किया, हम करें क्या? देखिए, इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। आपके लगभग मैंने 15-20 मिनट लिए, आपको कुछ बातें समझाई। बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातें आप इग्नोर करोगे, बहुत सारी बातें मैं खुद इग्नोर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आता है चार्ट को देख करके। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कितना भी एनालिसिस कर लूँ, कितना भी मैं बैलेंस शीट पढ़ डालूँ, जब तक मैं चार्ट नहीं देख लेता मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहती है। क्यों भैया, हम कैसे खरीद लेंगे कोई स्टॉक बस रिजल्ट देख करके? नहीं। अब रिजल्ट की बात करना क्या है, 700 प्लस, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस स्टॉक में बने रहने में। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ऑप्शन डेटा जो मैंने देखा वो यहाँ पर अच्छा बन करके आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं बन करके आ रहा है कि हम कमजोरी कर जाएंगे। डिलीवरी परसेंटेज जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है वो भी फेवर में ही है इनके। तो 700 के ऊपर तो टेक्निकल कमजोरी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देती। इनके 700 टूट जाता है तो 655 बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए, ध्यान रखिएगा। बीच में आप इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, लेकिन अगर स्विंग पकड़ना है 655 के पास या 700 के ऊपर ही, अगर आपको आपके सेटअप पे बाइंग सिग्नल मिलता है तो पकड़िएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही बोरिंग टाइप की रही होगी आपके लिए, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स भी मिले होंगे जो आपको समझने बूझने चाहिए। और अच्छे स्टॉक डिलीवरी और भारतीय एयरटेल दोनों हैं, लेकिन इस वक्त खरीदने की सलाह केवल भारतीय एयरटेल में रहेगी, वो भी कंडीशनल बेसिस पे। ठीक है। कंडीशनल बेसिस क्या होता है? सेटअप पे ही खरीदेंगे। इनकेस ये 700 के नीचे फिसलता है कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिलीवरी इस वक्त इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। हाँ, LIC क्या करना है? कुछ लोग पूछ लेंगे कि LIC की भी बात आपने की थी। तो यार LIC 660 के ऊपर है तो कोई तकलीफ नहीं है। अब 660 तोड़ के नीचे जाएगा, टेक्निकली कमज़ोर हो जाएगा। खरीदना नहीं खरीदना वो तो यार, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर है, ये अच्छी बात है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये देता रहता है। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप तलाश सकते हो, जो कि आप डिलीवरी में नहीं तलाश सकते। और डिलीवरी और LIC अभी दोनों में ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैं मना ही करूँगा। एयरटेल में आप छोटी छोटी क्वांटिटी लेते रह सकते हो, क्योंकि 5G प्ले यहाँ पर है। जितना सस्ता खरीदोगे उतना अच्छा रहेगा। जियो डायरेक्टली आप नहीं खरीद सकते, लेकिन एयरटेल आप खरीद सकते हो। मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के ऊपर का है। 4 लाख करोड़ सिर्फ टेलीकॉम में डील करते हैं। है ना मज़ेदार कंपनी? जी हाँ। बाकी अपनी समझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा।
एक डिस्क्लेमर आपके लिए कि डिलीवरी के कुछ स्टॉक्स और भारती एयरटेल के कुछ ज़्यादा स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में पहले से हैं, तो हो सकता है मेरा झुकाव रहा हो इस एनालिसिस में, तो आप बहुत ही ध्यान से कोई भी डिसीजन इन स्टॉक्स में लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।